तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग NCERT सार संग्रह को शुरू किए थे। अब हम लोग NCERT से संबंधित जितने भी MCQ बनेगा उसको हम एक एक चैप्टर में कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। आज हम लोग साइंस का यानी बायोलॉजी का कोशिका चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड किए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन पर आज बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। यानी इस क्वेश्चन में बताना है कि जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इसे कोशिका को कहा जाता है। आइए थोड़ा कोशिका से संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कोशिका समस्त जीवों की शारीरिक व्यवस्था की मूलभूत कहने का मतलब ये मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि कोशिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों, आपका जो अंग है, मतलब जो बॉडी बना है, एक अंग से बना है। वो अंग किससे बना होता है दोस्तों? तो अंग छोटी छोटी कोशिकाओं से एक अंग का निर्माण होता है। तो देख सकते हैं कि कोशिका से हमारे अंग का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। अब आपका जो बॉडी का निर्माण हो जाता है वो कुछ ना कुछ कार्य करता है, तो उसका पूरी की पूरी श्रेय किसको जाता है? तो कोशिका को ही तो जाता है। तो इसीलिए इसको कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। यानी हमारे बॉडी के निर्माण होता है, इसीलिए इसको संरचनात्मक इकाई, और हमारा बॉडी कोई ना कोई कार्य करता है, इसीलिए हमारा कार्यात्मक इकाई इसको कहा जाता है। और इसके बाद आप जानेंगे कि कोशिका की खोज। देखिए, कोशिका की खोज कब हो गई? तो दोस्तों 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक व्यक्ति था, यही कोशिका की खोज किया, और इसीलिए इसे कोशिका का जनक भी कहा जाता है। आप यहाँ पर जानते हैं, एक कोशिका का खोज तो किया, लेकिन मृत कोशिका का खोज किया। किस कोशिका का खोज किया? मृत कोशिका का। परंतु जीवन की आधारभूत संरचनात्मक का खोज करने के कारण रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक भी कहा जाता है। यानी कोशिका विज्ञान का क्या कहा जाता है इसको? तो जनक कहा जाता है। इसीलिए आपको देख सकते हैं इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब बात आती है कि सर साइटोलॉजी क्यों बोलते हैं? तो देखिए, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, इसीलिए इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया। आप जानेंगे कि मृत कोशिकाओं को खोज कुछ ही वर्षों के बाद, जब मृत कोशिकाओं की खोज हो गई उसके बाद, मतलब कुछ ही वर्ष बाद 1664 में, देखिए 65 में इसका तो खोज हुआ, और 1675 आता है, यानी 10 साल बाद एंटोनी वन लुवेनहॉक, मतलब लिवेनहॉक इसको कहा जाता है दोस्तों, ये क्या किया? जीवित कोशिका की खोज कर डाली। तो इसीलिए जीवित कोशिका को खोज किसने किया? तो लिवेनहॉक। और आप देखेंगे कि मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। कब किया? तो 1665 में किया। उसका क्या है? हमारा संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा, और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। आपको इसमें बताना है कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, इसको प्रस्तुत किए स्लाइडन और स्वान ने। देखिए दोस्तों, पूरा नाम लिखा है, आप पूरा नाम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इतना जानेंगे कि स्लाइडन और स्वान नामक व्यक्ति ने कोशिका विज्ञान की कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दिया, इसीलिए इनको ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे दोस्तों। आइए थोड़ा इनके बारे में जानिए, सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो देखिए, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी का प्रतिपादक स्लाइडन और स्वान को द्वारा दिया गया। मतलब ये दो व्यक्ति आकर सेल थ्योरी दिए, और इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कहने का मतलब जंतु जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो भी जीव की श्रेणी में आते हैं, इसलिए जंतु प्लस पादप शरीर एक अथवा अधिक कोशिकाओं से निर्मित होती है। बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो बॉडी के निर्माण हुआ है वो छोटी छोटी कई कोशिकाओं से बना है दोस्तों। उसी तरह पेड़ पौधे भी हैं, तो एक कोशिका से नहीं निर्मित होते हैं, उसमें कई कोशिकाओं लगता है तब एक बॉडी बनता है दोस्तों, अंग बनता है। तो ये कह सकते हैं कि इसमें निर्माण
एक से अधिक कोशिकाओं से होता है और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। किससे होती है? एक कोशिका। और मतलब देखिए, एक कोशिका से मानव शरीर का निर्माण नहीं होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से एक शरीर का निर्माण होता है, लेकिन कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो एक कोशिकीय जीव से होता है, एक कोशिका से होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है। ये फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि प्रत्येक कोशिका कैसी इकाई है, तो स्वतंत्र इकाई है, मतलब ये फ्रीडम है। तथा शरीर की सभी कोशिकाएं सामूहिक रूप से कार्य करती है। अब ये नहीं कि कोई भी अब एक एक कोशिका एक ही काम करेगी, नहीं, सामूहिक रूप से मिलकर कोई कार्य करती है। आइए, कोशिका की उत्पत्ति केंद्रक को माना जाता है और केंद्रक की प्रमुख भूमिका निभाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए ये सेल है, एक मिनट आपको बता देते हैं दोस्तों, आप केंद्रक भी समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है? सेल है, और सेल के अंदर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, इसे केंद्रक कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो पाई जाएगी ये जीव द्रव्य होगी दोस्तों, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और ये केंद्रक है, वो केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, मतलब इसी के अनुरूप कोशिका कार्य करती है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको सुमेलित करना है। यहाँ सूची दिया गया है 1 और सूची 2, इसी से आपको मिलाना है कि किसने क्या खोज किया था दोस्तों। इसमें आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। देखिए सबसे पहले हम बात की केंद्रक की खोज, तो केंद्रक की खोज किसने किया दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति जो थे वो केंद्रक की खोज किए। अब हम बात कर लेते हैं जीव द्रव्य की खोज, तो जीव द्रव्य की खोज किसने किया दोस्तों? तो जीव द्रव्य की खोज किया जुडार्जिन ने किया दोस्तों, डुजार्डिन ने किया जीव द्रव्य का खोज। और जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया दोस्तों? तो इसका नामकरण दिया पुरकिंजे क्या किया? जीव द्रव्य का नामकरण किया। और राइबोसोम जीवी प्लाड ने ये खोज किया दोस्तों। तो ये सारी सूची हमको मिल गई, और इस सूची के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला का ए, मतलब एक का ए, बी का 3, और आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ए का 1 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। और आप देखिए 4 का 1 हो जाएगा, नहीं 1 का 2, बी का 3, 4 का 1, और हमारा डी का माने 4 का क्या हो जाएगा? तो 4 ही हो जाएगा। 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 3 1 4 इसका राइट आंसर। आइए 2 3 1 4, 2 3 1 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अब यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, उनको ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा दोस्तों कि कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक 1665 में। जीव द्रव्य की खोज किसने किया? डुजार्डिन ने किया दोस्तों। और कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो अल्टमान ने किया, रिचर्ड अल्टमान ने किया दोस्तों। लाइसोसोम की खोज CD डुब्बे ने किया था। केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। गोल्जी काय को कैमिलो गोल्जी ने किया था, और राइबोसोम को प्लाड नामक व्यक्ति किया था, और क्रोमैटिन को फ्लेमिंग ने किया था। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है अगला क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत अपवाद है, मतलब कोशिका का जो सिद्धांत है वो किस पर अपवाद बैठता है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विषाणु यानी वायरस हो जाएगा। आइए थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए विषाणु जिसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है, मतलब सबसे पहला प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म कहते हैं दोस्तों, ये सूक्ष्म जीव है, इसीलिए इसको प्रारंभिक सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है। मतलब ये एक ऐसा पहला जीव है जो कोशिका अवस्था तक नहीं पहुंच सकता है, अर्थात इसमें कोशिका नहीं पाया जाता है। विषाणु में कोशिका नहीं पाया जाता है, तो याद रखिए कि वायरस एक ऐसा तत्व है जिसमें कोशिका नहीं पाया जाता है। इस कोशिका सिद्धांत के तथ्य इन पर लागू नहीं होता है। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म और संक्रमण परजीवी हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर होकर प्राकृतिक कोशिका बनाते हैं।
प्राकृतिक कोशिका को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको। तो देखिए अगला है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है शुक्राणु, जिसे आप स्पर्म कहते हैं दोस्तों। तो आइए थोड़ा इसके बारे में जानें। तो देख सकते हैं दोस्तों, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसे आप स्पर्म कहते हैं, जबकि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। तो देखिए स्पर्म जो होता है अब देखते हैं कि जेंट्स में पाया जाता है, और अंडाणु जो होता है जिसे ओवम कहते हैं दोस्तों, ये महिलाओं में पाया जाता है। ये सबसे बड़ी कोशिका है। और प्रकृति में देखिए, ये पूरे विश्व में नहीं, मतलब मानव में। और प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम है। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आइए इसका राइट आंसर बताइए। और देखिए प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिका क्या है, मतलब प्रारंभिक और सरल संरचना जिसकी होती है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों का अभाव देखने को मिलेगा, इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोटिक एक ऐसी होती है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहते हैं दोस्तों। हम आगे पढ़ाएंगे, पहले आप प्रोकैरियोटिक को समझ लीजिए। देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ये प्रारंभिक एवं सरल संरचना वाली कोशिका है। इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, अभाव होता है। इसलिए केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन पाया जाता है केंद्रक में दोस्तों। ये न्यूक्लियाइड नामक अनियमित आकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल को भी पाया जाता है। ये सारी चीज़ों की चर्चा हुई। आइए तो यहाँ पर अब ये जाने कि केंद्रक झिल्ली क्या है, इसका अभाव होता है प्रोकैरियोटिक में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित कोशिकाओं का आकार कैसे है दोस्तों। तो पूर्ण विकसित कोशिकाओं का आकार यूकैरियोटिक होता है, जिसमें ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अब प्रोकैरियोटिक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। आइए थोड़ा इसके बारे में फिर जानते हैं। तो देखिए यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका, तो आप ये जानते होंगे दोस्तों, यूकैरियोटिक में संरचनात्मक रूप से पूर्णतः विकसित होती है, जिनमें पूर्ण विकसित केंद्र पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है, जिसको केंद्रक कला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं दोस्तों। झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइजेलिज्म कहते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइज होते हैं। ऐसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण रूप से विकसित कोशिका कौन होती है, तो यूकैरियोटिक। और जिसमें झिल्ली मतलब कोशिका झिल्ली का अभाव पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक होता है। ये यूकैरियोटिक किस में पाया जाता है, तो दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में पाया जाता है हरित लवण, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं दोस्तों। आइए थोड़ा बारे में जानते हैं। तो देखिए हरित लवण पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक का एक प्रकार है, जिसे लवक कहते हैं। लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार है, एक अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक में उपस्थित पर्ण हरित की सहायता से पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इसी कारण हरित लवण को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट वो अपना भोजन को क्या करती है, निर्माण करती है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव। मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति, जिसे सेल वाल कहते हैं, सेलुलोज से निर्मित एक परिगम्य आवरण है जो कोशिका के चारों ओर स्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता और यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल और जीवाणु कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में प्रोटोजोआ कोशिका नहीं पाई जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोशिका को जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, और इनमें शामिल किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक तथा कोशिकांग। आइए थोड़ा फैक्ट जानते हैं। तो देख सकते हैं कि जीव द्रव, जीव द्रव क्या है दोस्तों? तो मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में दोस्तों? कोशिका केंद्र कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर कोशिका द्रव पाया जाता है अलग अलग प्रकार की, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पर देखेंगे कि जीव द्रव के भीतर दोस्तों, जीव द्रव के भीतर, एक मिनट दोस्तों, देखिए जीव द्रव के भीतर भौतिक आधार है, इसके अंतर्गत कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिकांग शामिल है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है, कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो विभिन्न आकृतियों जैसे सूत्र, छड़ और गोलक के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु में 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें 34 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया से ही बनते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो देखिए कोशिका उपाचय में व्यवधान उत्पन्न होने पर अथवा कोशिका से क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसमें उपस्थित लाइसोसोम फट जाते हैं और इसमें उपस्थित पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका का पाचन कर देते हैं, और यह घटना आत्मलयन, जिसे ऑटोलाइसिस कहते हैं दोस्तों, कहलाती है। फलस्वरूप कोशिका नष्ट हो जाती है और इसी कारण लाइसोसोम की हत्या की थैली कहा जाता है। तो आप जानें कि हत्या की थैली लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है। आइए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि राइबोन्यूक्लियन प्रोटीन कण किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर बताना है कि दोस्तों राइबोन्यूक्लियन प्रोटीन कण किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण कहा जाता है। आइए थोड़ा फैक्ट जानते हैं। तो देखिए देख सकते हैं राइबोसोम लगभग गोलाकार, सघन और सूक्ष्म कण होते हैं, अंतःप्रद्रवी जलिका से जुड़े होते हैं। राइबोसोम में राइबोन्यूक्लियन अम्ल तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इसलिए इन्हें राइबोन्यूक्लियन प्रोटीन कण कहा जाता है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और इनका प्रमुख कार्य अंतःप्रद्रवी जलिका व प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो आई होप आप इस बात को जानते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो इसका लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। आइए माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित फैक्ट देखिए, स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं फेफड़े कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती है, कोशिकाओं में फेफड़ों तक और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है? परिवहन करती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आइए थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। तो देखिए डीएनए, जिसे आप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, एक आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के जैविक गुणों को संतानों को हस्तांतरित करता है। और डीएनए जंतु पादप कोशिका के केंद्र तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पादप एवं शैवाल की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित में भी पाए जाते हैं। तो आई होप इस बात को जानें। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तन रूप है? तो इसका नाम है क्रोमैटिन धागों का। क्रोमैटिन धागों का क्या है? विकसित मतलब परिवर्तन किया गया नाम है। आइए क्रोमैटिन धागे क्या है इसके बारे में जान लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद हम लोग का एमसीक्यू समाप्त। देखिए
क्रोमेटिन धागे केंद्रक में एक जाल सदृश संरचना के रूप में पाए जाते हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्रोमेटिन धागे इस प्रकार परिवर्तन रूप को गुणसूत्र कहा जाता है और गुणसूत्र मूलतः क्रोमेटिन न्यूक्लियन अम्ल तथा क्षारीय प्रोटीन से निर्मित होता है। डीएनए में क्रियात्मक भाग को जीन कहा जाता है। डीएनए में क्रियात्मक भाग को क्या कहा जाता है? जीन। तो आई होप कि आप यहाँ तक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।